हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट है लेबर लॉ। इसका कोड है K4002 LLB सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 CCS यूनिवर्सिटी एंड ईयर इज 2024-25। दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे टोटल 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन जिसके चांसेस है कि आएंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसकी पूरी वीडियो में आज सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में औद्योगिक विधायन के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। मतलब एक्सप्लेन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में औद्योगिक विधायन के ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन कीजिए। मतलब ट्रेस द हिस्टोरियल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग शब्द की परिभाषा दीजिए। मीन्स डिफाइन द टर्म इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। चौथा क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक विवादों के उद्देश्य और कारणों की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? एक्सप्लेन द कॉजेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पांचवा, तालाबंदी से आप क्या समझते हैं। तालाबंदी की परिभाषा देते हुए इससे संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉकआउट एंड डिस्कस द रिलेटिंग टू लॉकआउट गिवन इट्स डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, छटनी से आप क्या समझते हैं। किसी कर्मकार की छटनी के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। किस प्रकार से छटनीशुदा कर्मकार को पुनः नियुक्त किया जा सकता है और कर्मचारियों की छटनी की पूर्ववर्ती शर्तें क्या हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रेचमेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर prescribed for the retrenchment of workmen and how a retrench workman may be employed and what are the auditions presented to retrenchment of workmen। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11/3 के अनुसार श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण को किसी कर्मकार की उन्मुक्ति या बर्खास्तगी के मामले में पीड़ित कर्मकार को समुचित उपचार देने की शक्ति की सीमा तथा उस पर आरोपित प्रतिबंधों की चर्चा कीजिए। मतलब डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ द पावर विद लिमिटेशन इम्पोज्ड देयरऑन अंडर सेक्शन 11(3) of the Industrial Dispute Act 1947 of the National Tribunal to the given appropriate relief to a aggrieved workman in case of his discharge or dismissal। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत श्रम विभाग के पंजीकरण करने की क्या विधि है। रजिस्ट्रार व्यापार संघ किन परिस्थितियों में व्यापार संघ के पंजीकरण को वापस ले सकता है और संघ को रजिस्ट्रेशन की मनाही पर क्या उपाय उपलब्ध है। हाउ अ ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रेड Union Act 1926 and what are the grounds on which registration of a trade union can be withdrawn by the registrar of the trade union. What remedies are available to a union when registration is refused। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या अधिकार और दायित्व हैं। What are the rights and liabilities of a registered trade union। क्वेश्चन नंबर 10, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की प्रमुख विशेषताओं एवं उद्देश्यों को बताइए। मतलब एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। दूसरा, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 पर एक निबंध लिखिए। मतलब राइट एन एसे ऑन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। वो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसे लिखिए प्रसूति अधिनियम 1961 पर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसूति
प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक कर्मकार के गर्भपात और गर्भावस्था से संबंधित लाभों के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हैं, इनका वर्णन कीजिए। What are the provisions relating to benefits given to a woman worker for miscarriage and pregnancy under the Maternity Benefit Act 1967? Kindly discuss. क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार किन परिस्थितियों में एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की दुर्घटना में व्यक्तिगत क्षति का प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार है तथा कब नहीं है? ठीक है। When is employer liable and not liable to pay compensation for personal injury to a workman under the Workmen's Compensation Act 1923? ये दो तरीके से आ सकता है। दूसरा भी देख लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत दुर्घटना होने पर जिसमें कर्मचारी घायल हो तो नियोक्ता का क्या उत्तरदायित्व है? What are the liabilities of an employer under the Workmen's Compensation Act 1923 in case of an accident causing injury to a workman? मतलब ये 12th क्वेश्चन है, ये दो तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना पर एक नोट लिखिए। राइट अ नोट ऑन द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसे हम ईपीएफ कहते हैं दोस्तों, एंड एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसके ऊपर एक नोट लिखने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड अ लॉकआउट। क्वेश्चन 15, कारोबार बंदी और तालाबंदी में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजर एंड लॉकआउट? क्वेश्चन नंबर 16 आ सकता है, छटनी और तालाबंदी में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड लॉकआउट। क्वेश्चन नंबर 17, जारी छुट्टी और छटनी में अंतर, मतलब डिफरेंस ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट में क्या अंतर है, ये बताइए। तो ये टोटल दोस्तों 17 क्वेश्चन है और जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें से चांसेस है कि ज़्यादा करके क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, हर साल आते हैं। तो मैं इनको एक एक करके हर एक वीडियो में मैं 17-18 वीडियो बनाऊंगा इन्हीं क्वेश्चन को लेके, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे 2 बार में मतलब उसमें और करके है कि यदि ऐसे लिखिए या नोट लिखिए, तो ऐसे भी आ सकता है। तो हम अब आगे चल के जो वीडियो आएंगी आपके पास, उसमें जो है आपको इन 17 के 17 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपको चैनल की हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और मैं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से इनका आंसर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लॉ फैक्ट हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।